हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आदित्य पांडे और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी में और कंप्यूटर साइंस के ब्रांच में। और आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पलर के सवाल, चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम ज्यादा फेमसली मोल कॉन्सेप्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें तो पहले टाइप के जो सवाल है वो बेसिकली हमारे एमसीक्यूज है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन अगर पढ़े, टू स्टूडेंट्स परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट सेपरेटली एंड ईच वन ऑफ देम रिकॉर्डेड टू रीडिंग्स ऑफ मास गिवन बिलो। करेक्ट रीडिंग ऑफ द मास इज 3.0। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा मार्क द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली और फिर ये पूछ रहा है कि ए का एक्यूरेट है या बी का एक्यूरेट है या दोनों का एक्यूरेट है या दोनों का एक्यूरेट नहीं है। तो अब अगर एक तरह से हम देखें तो हमने जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स करे हैं वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया, वो क्लोज आया है ना। जैसे ये बोल रहा है यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू 3 है, तो आप देख सकते हो एक का 3.1 आया है, एक का 3.5 आया है। अब सवाल यहाँ पूछ रहा है कि किसका ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट है कंपैरेटिवली। अगर हम देखें तो जैसे हम लैब में करते हैं, अगर हम इन दोनों का एवरेज लें तो अगर मैं ए का एवरेज लूं तो वो कितना होगा मेरा 3.01 प्लस 2.99 और एवरेज है तो डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 6/2 यानी कि 3, जो कि हमारा करेक्ट रीडिंग वाला मास है। बी का भी अगर हम निकालें तो बी का भी आएगा 3.05 प्लस 2.95, राइट, डिवाइडेड बाय 2, ये भी आएगा 6/3 और ये भी 3 होगा, 6/2 जो कि 3 होगा। तो अब हम देख सकते हैं ए और बी का दोनों का एवरेज जो है, दोनों का मीन जो है सेम आ रहा है। तो अब हम कैसे करेंगे, अगर हम ध्यान से डेटा पे देखें तो जो ए है उसका रीडिंग 3 के ज्यादा करीब है कंपेयर टू बी, है ना। ऑब्वियस सी बात है 3 के ज्यादा क्लोज 3.01 होगा कंपेयर टू 3.05। सिमिलरली 2.99 3 के ज्यादा करीब होगा कंपेयर टू 2.95, है ना। क्योंकि ये ए का वैल्यू ज्यादा क्लोज है, हम इसीलिए बोलेंगे कि ए का रीडिंग्स जो है वो ज्यादा प्रिसाइज है और वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है, यानी कि रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ठीक है, दूसरे सवाल पे अगर आए तो बेसिकली ये बोल रहा है अ मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन अ सेल्सियस स्केल। तो अगर हम, आपको पता है कि 3 अलग तरह के स्केल होते हैं, है ना। फ़ारेनहाइट स्केल होता है आपका, आपका सेल्सियस स्केल होता है और आपका एक केल्विन स्केल होता है। और हर स्केल का एक लोअर पॉइंट यानी कि आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मान सकते हो, और हर स्केल का एक अपर पॉइंट यानी कि जो आपका बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट है। अब अगर आपको ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन याद है तो दैट इज वेरी वेल एंड गुड। अगर याद नहीं है तो हर स्केल का आप बोल सकते हो कि रीडिंग माइनस उनका लोअर पॉइंट यानी कि उनका फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मैं ये फॉर्मूले को, जो मैं एफ बोलता हूँ इसके लिए, एफ को अगर मैं फ़ारेनहाइट में लूं उस वो इक्वल टू होगा एफ को सेल्सियस में और वो इक्वल टू होगा एफ को केल्विन में, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम दिमाग में रखें तो हमारे फ़ारेनहाइट का जो लोअर पॉइंट है वो है 32, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। सिमिलरली उसका जो अपर पॉइंट है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है 212, है ना। सिमिलरली हमारे सेल्सियस का जो लोअर पॉइंट है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है और उसके अपर पॉइंट का एब्सोल्यूट वैल्यू है 100। तो फिर हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये लिख देंगे, हमें फॉर्मूला पता है, रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट इज कांस्टेंट। इसको अगर हम सेल्सियस के लिए लगाएं, पहले फ़ारेनहाइट दिया है, फ़ारेनहाइट का वैल्यू रीडिंग दिया है 200, तो इसका होगा 200 माइनस
लोअर पॉइंट है फ़ारेनहाइट स्केल का 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32। अब इसको हम कौन से स्केल में कर रहे हैं? सेल्सियस स्केल में। सेल्सियस स्केल में हमें इसका रीडिंग ढूंढना है ना, तो रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट सेल्सियस स्केल का 0 है डिवाइडेड बाय 100 माइनस जो लोअर पॉइंट इसका है यानी कि 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली आएगा हमारा एफ आएगा अराउंड 93। जो ये रीडिंग आएगा ये आएगा अराउंड 93.3। इसी फॉर्मूले को अगर हम कर लेते, यही अगर हम सिंप्लीफाई करते तो ये हमारा फाइनल, मान लो ये अभी 200 की जगह हमारा रीडिंग इन फ़ारेनहाइट में आरएफ मान रहा हूं ना, तो ये बेसिकली अगर हम इस चीज को सॉल्व करते ये आता रीडिंग इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 ओ 5 अच्छा हाँ, तो 9/5 रीडिंग इन सेल्सियस, बीच में मल्टीप्लीकेशन है सिंपल, प्लस 32। तो अगर हम इसे सॉल्व करते ये फॉर्मूला आता जो याद रखने वाली चीज है। इससे अच्छा आपको फिर हर स्केल का ऐसे याद रखना पड़ता है, ये वाला फॉर्मूला से याद रखने से इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो दूसरे सवाल का आंसर है वो है 93.3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल सवाल था ये तो। नेक्स्ट आते हैं हम, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अगर मैं बेसिकली, अगर आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला था वो बेसिकली था हमारा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में था? लीटर में था, है ना, वॉल्यूम इन लीटर। तो अब हमारे को दिया है मास, NaCl का मोलार मास हम निकाल सकते हैं, मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया, मिलीलीटर को लीटर में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो सिंपल सी बात हो जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो चलिए करते हैं, हम देख लेंगे, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो है 5.85। NaCl का अगर आपको मास निकालना है तो Na का है 23 और क्लोरीन का मास जो है वो है 23, क्लोरीन का मास है 35.5। अगर हम इसको ऐड कर देंगे जो कि बेसिक सा मोलर मास निकालना है वो आता है 58.5। ठीक है, 58.5। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स फिर आ रहे हैं 0.1 और मैं अब से नंबर ऑफ मोल्स को हर जगह n दिखाऊंगा। तो बेसिकली हमारा जो n का वैल्यू है वो है 0.1। वॉल्यूम इन लीटर 500 ml बेसिकली होता है 0.5 लीटर। अब हमें पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V, V है लीटर में ये, तो बेसिकली ये बेसिक है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5, 1/5 जो कि है बेसिकली 0.2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। यूनिट याद रख लेना, ऊपर मोल्स है नीचे लीटर है, मोल पर लीटर उसका यूनिट रहेगा। ठीक है, तो हमने पहले 3 सवाल कर लिए जो कि बहुत ज्यादा इजी सवाल थे। अब हम आते हैं ये, तो ये 4th सवाल में अगर आपको कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर याद है एनसीईआरटी का, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डाइल्यूशन के पर्टिकुलर जो बहुत ज्यादा सेंस बनाता है फॉर्मूला, जो कि है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, है ना, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 है। ठीक है, तो देख पढ़ क्वेश्चन अगर पढ़े, इफ अ 500 ml ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन, तो हमारे पास 2 सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन 1 है और सोल्यूशन 2 है। सोल्यूशन 1 के मोलारिटी को हम M1 बोलेंगे, वॉल्यूम को V1 बोलेंगे। सोल्यूशन 2 के मोलारिटी को हम M2 बोलेंगे, वॉल्यूम को हम V2 बोलेंगे। ओके, अब 500 ml ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन, यानी कि ये तो 5 मोलर है ना, और V1 क्या है 500 ml है। M2 इज डाइल्यूटेड टू 1500, यानी कि V2 हमारा बेसिकली 1500 दिया है
और उसके बाद हमको पूछा है मोलारिटी इस सोल्यूशन का क्या है। अगर हम M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगाएं, अब देखो दोनों ml में, और ये बेसिकली होगा 5 इंटू 500 बाय 1000 लीटर में करने के लिए इज इक्वल टू M2, जो की वैल्यू ढूंढना है मेरे को, 1500 डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 को काट देगा, ये काट देगा, ये बेसिकली 3 कट जाएगा, 5/3 के करीब आ रहा है ना, 5/3 M2, जो कि कितना होगा 1.666, ऐसे रेकरिंग चलेगा 1.67 के करीब होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अगले वाले में आते हैं, फिफ्थ वाले में। तो फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो फॉर्मूला बेसिकली वो बोल रहा है, जो n है, नंबर ऑफ मोल्स इज बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na ये कैपिटल है, और ये हमारा एवोगाड्रो नंबर है, जिसका वैल्यू हमारा होता था 6.022 इंटू 10⁻23। राइट, सिंपल सी बात है, इतना याद है हमको। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स, जिसको मैं कैपिटल एन से डिनोट करूंगा इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एटम्स कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन ए। अब देखो Na क्या है, Na कांस्टेंट है, राइट, Na कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकता है क्योंकि वो नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है, और n नंबर ऑफ एटम्स है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा तो n ज्यादा होगा, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा तो नंबर ऑफ एटम्स भी कम होगा। मैं इतना कह रहा हूं कि नंबर ऑफ एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मेक सेंस? ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हमें 46 ग्राम ऑफ सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हमें 0.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और हमें 12 ग्राम हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, है ना। अगर हम इन सभी के नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, राइट, तो 4/4 होगा NHE, हीलियम 4/4 बनेगा, जो कि हमारा बेसिकली 1 है। नंबर ऑफ मोल्स हम सबको पता है, मास बाय मोलार मास का फॉर्मूला है। दूसरा वाला होगा Na वाला, Na का कितना होता है 23, तो NNA इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 23, बेसिकली कितना होता है, ये 2 होता है, राइट। कैल्शियम NCA, Ca का, कैल्शियम का एटॉमिक मास जहां तक मेरे को याद है 40 होता है ना। तो 0.40 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ रहा है, 0.01 के करीब आ रहा है ये, और 12 ग्राम्स ऑफ हीलियम NHE, है ना। 12 ग्राम्स मतलब 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 मोल्स। अब सबसे ज्यादा मोल्स किसके पास है, सबसे ज्यादा मोल्स 12 ग्राम्स ऑफ हीलियम के पास है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स 12 ग्राम्स ऑफ हीलियम्स के पास होंगे, क्योंकि हमने यहां देखा था नंबर ऑफ एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इजी, ओके। आगे करते हैं हम, 6th वाले सवाल पे जाते हैं। क्वेश्चन दिया है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 इन द ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर, व्हाट इज द मोलारिटी इन द ब्लड। ठीक है, मोलारिटी का फॉर्मूला हमने बेसिकली देखा था कि मोलारिटी जो है वो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स को क्या मैं लिख सकता हूं, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, और वॉल्यूम। अब अगर हम ध्यान से मैं दिखाऊं, मास गिवन बाय वॉल्यूम, ये तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन जो कि हमें दिया है 0.9 ग्राम पर लीटर, और मोलार मास है, तो मोलारिटी का एक और फॉर्मूला आ जाता है जो कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलार मास, राइट। अब C6H12O6 ग्लूकोज का मोलर मास, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो C6H12 होगा 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16, जो कि अभी आप बायोमोलिक्यूल्स कर लिया, आगे करोगे तो वो बेसिकली 180 होता है, वो याद हो जाता है आपको। तो ये होगा 0.9 डिवाइडेड बाय 180, है ना, जो कि बेसिकली कितना है हमारा, अराउंड हमारा आएगा 0 बेसिकली ये होगा 9/18 इंटू 1/100, 5/1000 आएगा ये, ठीक है, जो कि है 0.005, 0.005, ऑप्शन नंबर 3 है आपका। मेक सेंस। अब मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग HCl इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर, मोलालिटी है ये। तो मोलालिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स। मोलालिटी देखो, अब मैं मोलारिटी को कैपिटल M से दिखाऊंगा हर जगह, मोलालिटी को मैं MO लिख दूंगा नीचे, छोटा MO, ताकि छोटा m क्योंकि हम मास गिवन के लिए भी यूज करेंगे कभी कभी, तो MO मोलालिटी के लिए, ठीक है। तो मोलालिटी कंटेन्स 18। अब मोलालिटी बेसिकली फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये मास होता है किलोग्राम में, केजी में। अब क्योंकि ये मास केजी में होता है, नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो HCl का क्या होगा, 18.5 होगा उसका मोलार मास, 18.5, 35.5 प्लस 1, सॉरी, इसका मास होगा 36.5 HCl, राइट। मास, मोलार मास HCl का है 36.5। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं कैलकुलेट कर लूं यहां पर साइड में एक बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, मास गिवन 18.25 डिवाइडेड बाय 36.5, राइट। तो ये बेसिकली कितना आएगा, 0.5 के करीब आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आ रहा है मेरा 0.5, उसी के साथ साथ मास किलोग्राम में 500 ग्राम 0.5 किलोग्राम होता है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5, मोलालिटी मेरा बेसिकली आ गया 1 छोटा m लिया। तो ये कौन सा हुआ, ये मेरा ऑप्शन 4 हो गया, 7th वाला। 8th वाला सवाल अगर हम देखें तो 8th सवाल में 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स Na नंबर ऑफ एटम्स, अवोगाड्रो नंबर दिया है उन्होंने, ये हमें पता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ये, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ना है। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये देखो, मोलारिटी दिया है यहां पर और वॉल्यूम दिया है। तो हमने पढ़ा था मोलारिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है और वॉल्यूम है, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम लीटर में है बेसिकली, ठीक है। अब वॉल्यूम लीटर में, अब हमें ढूंढना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स अगर हम यहां से निकाल लें तो फिर तो एक सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल्स बनता है, राइट। अगर मैं इसको इधर डाल दूं तो मेरा क्या बनेगा, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम, सिंपल सी बात है। अब 100 ml को अगर मैं लीटर में बनाऊंगा, है ना, 100 ml लीटर्स में, ओके। अब हमारा क्या है, तो हम इस तरह से मोलारिटी, ये नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला बना है हमारा, ये यूज होता है, राइट। अब मोलारिटी दिया है 0.02, वॉल्यूम डाल देंगे
नंबर ऑफ एटम्स ढूंढना है। अवोगाड्रो नंबर है 6.022 जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है इंटू 10 पावर 23। बचा वॉल्यूम, वॉल्यूम 100 ml है। अब क्योंकि वो 100 ml है मतलब वो 0.1 L है। वॉल्यूम लीटर में हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 इंटू 6.022 इंटू 0.1 डेसिमल वाले सारे इंटू 10 पावर 23, राइट। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, मैं इनके डेसिमल्स हटा देता हूं, तो ये डिवाइडेड बाय 100 है, ये डिवाइडेड बाय 1000 है, और ये डिवाइडेड बाय 10 है। तो ये होगा 12044 डिवाइडेड बाय 1000, और मैं 100 इंटू 10,000 होगा वो इससे कट करके, तो ये 10 पावर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1.22 के करीब आए, 12.04 इंटू 10 पावर 20, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, हमें पता है मोलारिटी का फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और फिर हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। उसको हमने मोलारिटी के फॉर्मूले में डाला और फिर बस हमने सब बाकी कर दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली कितना कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का सबको फॉर्मूला पता है, होता है CO2। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो 12 + 2 × 16 है, राइट, जो कि आता है 44। अब हमें क्या करना है, हमें पता है एक कार्बन है 12 का, राइट, मतलब 12 आउट ऑफ 44 उसमें कार्बन है। परसेंटेज निकालना है, 100 कर दो उसको, खत्म बात। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ये अप्रोक्सीमेटली आता है 27.27 के करीब, जो कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सिंपल सवाल था। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास इज दिस, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक चीज होता है, हमें पता है हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला एक पर्टिकुलर एन से मल्टीप्लाई हो जाता है, सारे नंबर ऑफ एटम्स। वो एन निकालने का फॉर्मूला जो है, वो एन निकालने का फॉर्मूला बेसिकली है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास है। मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है CH2O, मतलब कि इसका 12 + 1 × 2 2 + 1 × 16 है इसका आंसर, जो कि करीब आ रहा है 30 आ रहा है, करीब क्या 30 ही है। मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो अगर मैं n निकाल लूं, इस सब्सटेंस का n होगा 180 डिवाइडेड बाय 30। सिंपल सी बात है, 30 यानी कि 6 आ रहा है। यानी कि अब ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O, राइट। n का वैल्यू निकला 6। अब क्या होगा, 6 को हर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, C6 H2 × 6 है, यानी कि 12O6। जो हमारा रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H12O6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आते हैं। तो हमें पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये छोटा सा जो पार्ट था डेंसिटी और मास के, हमें पता है बेसिकली डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। If density of a solution is 3.12, mass is this, तो कितना आएगा, देखो ये क्या होगा, 3.12 इंटू वॉल्यूम 1.5 इज इक्वल टू मास, राइट। अगर मैं इसको एक्चुअली में सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4.68। तो अब देखो यहां 2 है ना, इन अवे कम वाले को ले लो, तो कम वाले को लोगे मतलब 2 डिजिट होना है, यहाँ 3 है, तो क्या करो 68 राउंड ऑफ कर दो 74.5,
4.7 के करीब इसका आंसर है, 4.7 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए है अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, a compound cannot be separated into its constituent by physical methods of separation, retains physical properties of the constituent elements, or option D ratio of atoms in different elements in a fixed। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए, दो तीन अलग एटम्स एक साथ आते हैं और कंपाउंड, हम वाटर का एग्जांपल मान के चलते हैं, ठीक है इस पे। ठीक है, तो वाटर में पता है हमें दो अलग वो आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, तो वाटर का ही एग्जांपल ले तो फिजिकल मेथड से क्या हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? नहीं, नहीं तो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे ही अलग रहता हमेशा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें, अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, क्या ये सही है? क्या वाटर के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हैं? ऑक्सीजन एक फ्लेमेबल गैस है, राइट? ऑक्सीजन की वजह से आग जलता है, क्या वाटर की वजह से आग जलता है? नहीं, तो ये ऑब्वियसली हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। और रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड, हाइड्रोजन 2 आएंगे, ऑक्सीजन 1 आएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में हमेशा कंबाइन करेंगे, है ना? तो इस और 12th वाले का आंसर है ऑप्शन 3, कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अगला वाला देखें तो एक रिएक्शन दिया है बेसिकली हमें, और फिर पूछा है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द गिवन रिएक्शन, राइट? पहला बोला है टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ लॉ इन प्रोडक्ट एंड देयरफॉर इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Total mass of reactant is equal to total mass of product. Law of multiple proportion is followed. Amount of FeO3 can be increased by taking any one reaction in excess, and Fe2O3 is produced while will decrease in the amount of one, and if the amount of any one of the reactant is taken in excess। ठीक है, तो हमें देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑब्वियस सी बात है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो ये अच्छी बात है। अगर आपको Fe का मास पता है तो वेरी गुड, तो फिर बहुत इजी है, सिंपल कैलकुलेशंस है। ठीक है, यहां पर आप एक चीज याद रखिए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट सेम नहीं आएगा। अगर आप कैलकुलेट करें, आयरन का शायद 56 है ना, और यहां पर हम देखें तो फिर बैलेंस रिएक्शन है लेकिन मास सेम तब भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहां पर फॉलोड नहीं है। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखें, जो कि हमें ये बोलेगा मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ आयरन एंड, यानी कि अगर हम इस साइड आयरन का मास लें, रिएक्टेंट साइड में आयरन का मास लें, तो वो सेम होगा, और यहां पर आयरन का मास ले सेम आएगा। वो आएगा क्योंकि रिएक्शन बैलेंस्ड है, राइट? तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला, वो करेक्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। आप एक चीज हमेशा याद रखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। और अगर हम क्लियरली देखें, जो ऑप्शन नंबर 2 है C3H8 ये वाला, यहां पर ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करेगा। तो फिर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ये क्वेश्चन में हमें बेसिकली देखना है, सैंपल ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एनी सोर्स विल ऑलवेज हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2। सही बात है ये, है ना? ठीक है, लेकिन क्या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है? नहीं, ये फिक्स्ड रेशियो वाला जो लॉ है वो वाला है, राइट? अब कार्बन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड CO and CO2 वेयर masses of oxygen when combined
विथ फिक्स मास ऑफ कार्बन आर इन अ सिंपल रेशियो। ये एक स्टेटमेंट है, ये इन अ वे वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का ही स्टेटमेंट है। तो इसीलिए यहां पर जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, जो कि है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 22 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, छोटे ही। यहां पर इस सेकंड पार्ट का ये खासियत है कि यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है। हमने अब तक देखा कि सिंगल ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे, अब से यहां से मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो अगर हम देखें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, एसटीपी क्या है? एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बेसिकली 273 केल्विन होता है और प्रेशर होता है 180 एम का, है ना। अब क्योंकि 180 एम का वो स्टैंडर्ड प्रेशर है, ये 273 केल्विन का एक स्टैंडर्ड प्रेशर है, तो अब हमें देखना है 1 मोल में क्या होता है। ठीक है, एचटीपी के बारे में आपको एक और चीज ये याद रखनी है कि एट एसटीपी 3-4 चीजें हो जाती हैं एक साथ। क्या होता है? एक तो ये है कि, एक मिनट, हाँ, एसटीपी में हमारा 1 मोल हो जाता है, हमारा 273 केल्विन हो जाता है और 180 एम प्रेशर हो जाता है, राइट। तो इन 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? अवोगाड्रो नंबर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 1 मोल में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? मास मोलर मास के इक्वल होगा। मोलर मास O2 का कितना होता है? ऑक्सीजन गैस का O2 का 32, राइट। मोलर मास O2 को होता है 32। एक्सक्यूज मी। तो क्वेश्चन 16 में पहला ऑप्शन करेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका जो बेसिक आंसर है वो है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। 17th क्वेश्चन अगर हम देखें तो H2SO4 प्लस 2NaOH का ये रिएक्टेंट है, बैलेंस रिएक्शन दिया है Na2SO4 प्लस H2O, वो 2 होते हैं। अब हमें बोला है व्हेन 1 लीटर ऑफ सोडियम 1 liter of 0.1 molar sulfuric acid is reacted with 1 liter of 0.1 molar either amount is formed and its molarity amount of, वो बेसिकली पूछ रहा है कि अगर मैं रेड कलर से देता, H2SO4 का 1 लीटर ले, 0.1 मोलार वाला सल्फ्यूरिक एसिड ले, और NaOH के हम ले 1 लीटर और 0.1 मोलार का सोल्यूशन, इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हमें कितना मास ऑफ Na2SO4 मिलेगा और उसका मोलारिटी कितना होगा। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है, अगर हम इनको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में अगर हम कन्वर्ट कर ले तो ये सवाल आराम से हो जाएगा, राइट। तो हमें पता है मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब क्योंकि वॉल्यूम 1 है, नंबर ऑफ मोल्स इज बेसिकली मोलारिटी, सिंपल सी बात है। अगर अब एक यहाँ पर रब कर देता हूं मैं, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें नंबर ऑफ मोल्स आएगा 0.1, इसका नंबर ऑफ मोल्स आएगा 0.1। तो 0.1 मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट करेगा 0.1 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, है ना। सॉरी, 0.1 मोल्स रिएक्ट करेगा 0.2, क्योंकि यहां पर 2 भी है तो 0.2 होगा बेसिकली जो हमारे रिएक्शन में होगा। अब क्योंकि 0.1 मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट कर रहा है 0.2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, जो कि हमारे पास नहीं है ना। 0.2 मोल्स नहीं है हमारे पास, 0.1 मोल है कायदे से, है ना। 0.1 मोल मिला है हमें, यहाँ पर देखो 0.2 नहीं मिला है। अब अगर हम देख, मैं क्या बोलना चाहता हूं, या देखो हमारे पास 0.1 दिया है, यहाँ पर 0.1 दिया है,
रिएक्शन के अकॉर्डिंग 0.1 H2SO मोल्स ऑफ H2SO4 0.2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। 0.1 मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट कर रहा है 0.1 मोल्स ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, राइट, वो यहां दिया है। अब अगर हम देखें तो अब हमारा 0.1 मोल ऑफ NaOH कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा, कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। तो उसमें हमें NH2SO4 बेसिकली आएगा 0.05, उसका हाफ हो रहा है बेसिकली, राइट, 0.05 के साथ आ रहा है, ठीक है। अब 0.05 मोल्स ऑफ H2SO4 यूज होगा, पूरा NaOH यूज होगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉज जो हमने पढ़ा है, डेफिनेट प्रपोर्शन, सब चीजें, 0.05 मोल्स ऑफ Na2SO4 बनना चाहिए। जितना खाली हुआ लिमिटिंग रिएजेंट जो है H2SO4 बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट जितना है उतना यहां बनेगा, राइट। अब अगर हम यहाँ बात करें, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया, और Na2SO4 का मोलर मास भी निकाल सकते हो आप। Na2SO4 का मोलर मास होता है 164, ठीक है, 142 हो जाता है उसका मोलर मास, 142। अब Na2SO4 का मोलर मास पता है आपको, ये मोलर मास है। नंबर ऑफ मोल्स पता है 0.05, मास निकाल सकते हैं, राइट। एक बार हमने मास निकाल दिया है तो फिर क्या बात है, फिर तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। और वॉल्यूम कितना होगा इसका, 1 लीटर प्लस 1 लीटर, राइट। दो रिएक्टेंट 1-1 लीटर के आ रहे हैं तो इसका वॉल्यूम होगा 2 लीटर्स, ठीक है। तो अगर हम निकालें मास मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, जो कि है 0.05 इंटू 142। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये आएगा अराउंड हमारा 7 पॉइंट कुछ आएगा, राइट, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है। कॉन्सेंट्रेशन वाइज देखें, नंबर ऑफ मोल 0.05 डिवाइडेड बाई 2, 0.025। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर, ये हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3, ठीक है। अगर हम देखें 18th वाला, सेम नंबर ऑफ एटम्स, तो ये हमने एक तरीके का सवाल करा था हमने सिंगल ऑप्शन में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स जो निकालना था हमें, वो हमने इनके यहाँ पर निकाला था, जो कि अभी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो यहाँ पर है, ऊपर जाए, ये वाला क्वेश्चन 5th वाला, सेम कॉन्सेप्ट लगाया था हमने। नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, नंबर ऑफ मोल्स के बाद नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए थे, और अभी यहाँ पर आपको बस एक चीज करना है, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज करना है, आपको देखना है कि इस और इसमें सेम है, इस और इसमें सेम है, इस और इसमें सेम है, या इस और इसमें सेम है, ठीक है। तो ये 18th क्वेश्चन हमने एक तरीके से कर लिया है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा प्लीज। 19th क्वेश्चन पे आए, विच ऑफ देम हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। 18th क्वेश्चन का अगर मैं आंसर बोलूं, ये बेसिकली इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, बेसिकली ये वाला ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, ओके। 19th क्वेश्चन भी हमने एक तरीके से कर लिया, हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना आता है, मोलारिटी, एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसमें, लीटर में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को मैं मानता हूं n, इसको बोल देंगे Vl, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को अब मैं जानता हूं, लिख सकते हैं हम मास गिवन मोलार मास। इसमें हम नंबर मास गिवन को छोटा m बोल देंगे, मोलार मास को कैपिटल M बोल दो। ये वाला फॉर्मूला जो है यहां डाल दो, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा मास गिवन छोटा m वॉल्यूम VL इंटू M, आया ना। अब अगर हाईलाइट करके दिखाऊं मैं, तो ये जो पार्ट है आपके फॉर्मूले का, मास बाय वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यानी इन अ वे डेंसिटी,
है ना, मोलर मास कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय मोलर मोलारिटी, मोलर मास, मैं मोलर के लिए एम, कैपिटल एमओ लिख देता हूँ, चलिए ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके, ये फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला हमने पिछले 15 क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं भर के, तो आप 19 सवाल भी कर सकते हो। ओके, ज्यादा कैलकुलेशंस इसमें है नहीं एक्चुअली 19th वाले में, है ना। और इसका ऑप्शंस अगर मैं आपको बताऊंगा, वो है ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 का सेम है। अब मेरे से अगर आप पूछोगे कि आपने कैसे किया है, तो क्लास से पहले मैंने ये सारे सवाल सॉल्व करे ताकि मैं फिर क्लास ले पाऊं, तो इसीलिए ये याद है, ठीक है। 20th क्वेश्चन, 16 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल, अच्छा ये वाला कर ही ले, ठीक है। 20th वाला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स वो बोल रहा है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन को O2 मान के चलो, ठीक है। एज सच अगर वो बोले नहीं कि ऑक्सीजन को क्या मानना है, ऑक्सीजन को हमेशा O2 मानो। O2 का मोलर मास होता है 32, तो नंबर ऑफ मोल्स होगा 16 डिवाइडेड बाय 32, 1/2 0.5, है ना। अब मैं ये मल्टीप्लाई यहां कर दूंगा, तो इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस किस में सेम है। अब मैं अगर पहले वाले का नंबर ऑफ मोल्स निकालू, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो उसका होता है 28, है ना। मोलार मास तो क्लियरली ये 0.5 के करीब तो नहीं आएगा। N2 का अगर हम देखें, 28 है, 17 17 28 है, नहीं होगा, 1 आएगा। 14 ग्राम्स ऑफ N2, 14 ग्राम्स ऑफ N2 मतलब 14 डिवाइडेड बाई 28, N2 का मास होता है 28, 1/2 0.5, राइट। तो ये आ रहा है, और अगर मैं फोर्थ वाले का भी देखूं, ये भी आ रहा है, ठीक है। तो 20th का ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 है। अगला वो पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटलेस क्वेश्चन, सिंपल डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। मास परसेंट और मोल फ्रैक्शन जो होते हैं आपके, ये लिमिट यूनिटलेस टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बिलो, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब इनमें से कौन से जो लॉ है इसमें एप्लीकेबल नहीं है। एवोगैड्रो लॉ तो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करता है। बचे 3 लॉ, ठीक है। तो एक ऑप्शन 4 तो करेक्ट है, लेकिन ये मल्टीपल है तो हम देखेंगे, ठीक है। बाकी है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब अगर हम कायदे से देखें, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है ये, है ना। और मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो है, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा स्टेटमेंट, ये वाला, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, राइट। तो इसी कायदे से फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत बचा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि ये मास के रिलेटेड कुछ बता ही नहीं रहा है, ठीक है। ये हमारे एमसीक्यू भी खत्म हो गए हैं। अब अगर हम आगे का देखें, व्हाट विल बी द मास ऑफ C12 ग्राम्स इन ग्राम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका अगर याद है कैलकुलेशंस, कार्बन एटम ऑफ कार्बन का मास पूछ रहा है, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम, ओके। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं देखूं, बेसिकली हर जगह पहले नंबर ऑफ मोल से स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स 1 है, एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो फिर कितना होगा यहां पर, एक एटम में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1 डिवाइडेड बाई Na। मैं पूरा नहीं लिख रहा अभी एवोगैड्रो नंबर, बाद में कैलकुलेशन के टाइम लिख लूंगा। अब ये तो मोल्स हो गया, पर मेरे को एक और फॉर्मूला पता है जहां मैं नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकता हूं एज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
और C12 का एटम का मोलर मास होता है 12। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली लिख रहा हूं मास डिवाइडेड बाय 12। इसको मैं अगर इससे इक्वेट करूं, क्योंकि दोनों नंबर ऑफ मोल्स हैं, राइट, मैं कर सकता हूं। तो मास डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय Na, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रिक्वायर्ड मास कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23, न्यूमेरिकल टाइप आंसर होगा, है ना। अब देखो, अगर 6 होता तो ये 12 होता, 12 सीधे 2 आता, राइट। 6 से कम होता तो ये कितना 12, अगर 6 से कम होता, राइट, मतलब 6 और 5, 5 में होगा कितना 2.4, तो वो ज्यादा होता, राइट। यहां पर इस साइड अगर आएंगे नंबर लाइन के तो हमारा 2 से लेस होता, तो ये 1.99 इंटू 10 पावर ये ऊपर आ जाएगा -23 के करीब होगा। रफ अप्रोक्सीमेशन करा है मैंने, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ 1.99 के करीब ये इसका बेसिकली आएगा। ठीक है, अब मैं अगर आपको क्वेश्चन नंबर 24 दिखाऊंगा, तो क्वेश्चन नंबर 24, सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर, है ना। अब यहां देखो, यहां पर कितने नंबर, 4 अलग नंबर हैं, राइट। 4 अलग नंबर कौन से हैं, वो एक है 2.5, एक है 1.25, एक है 3.5, एक है 2.01। इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, है ना। हमें पता है कि जब हमारा, है ना, सबसे कम वाला लेते हैं हम, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा ढूंढ रहे होते हैं तो हम सबसे कम लेते हैं, जो कि हमारा क्या है 2 है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें 2 होंगे, क्यों, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला रूल कहता है हमें कि हमें यहाँ पर सबसे कम वाले लेने चाहिए, लेस चीजें वाले लेने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं व्हाट इज द सिंबल ऑफ SI यूनिट ऑफ मोल। मोल का अगर आपको सिंबल नहीं पता है, क्योंकि हम जनरली मोल को MOL डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। MOL इज द SI यूनिट ऑफ मोल, है ना। अब मोल डिफाइंड कैसे है ना। मोल का अगर आप, अब ये तो ऑब्वियसली पता है नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय मोलर मास, लेकिन मोल का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये बताता है, ठीक है। अ मोल इज डिफाइंड, मैं लिख लेता हूं, अ मोल इज डिफाइंड एज एज फिर यहां देखता हूं मैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स, अमाउंट ऑफ substance that contains क्या, as many entities as there is in the atoms, as there are atoms in 12 grams of carbon। बेसिकली एक मोल क्या होता है कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में जितने एटम्स हैं, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में जितने एटम्स हैं, अगर कोई किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज के पास उतना ही एंटिटीज हो, ये वैल्यू होगा मान लो V। अब किसी चीज के पास V एंटिटीज हो अपने पास, तो फिर वो चीज 1 मोल कही जाती है। ठीक है, सिंपल बात, सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी मोलालिटी। फॉर्मूले में डिफरेंस है, मोलारिटी जो है वो वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, मोलालिटी हम, एक्सक्यूज मी, मोलालिटी को हम मास से डिवाइड करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इन Ca3PO, जो भी ये पूरा लिख लेता हूं मैं, जो है Ca3PO4 2। ठीक है, Ca3PO4 2 को अगर हम देखें, कैल्शियम का मास होता है 40, ठीक है, फॉस्फोरस का मास होता है 31, ऑक्सीजन का मास होता है 16।
3 कैल्शियम है तो 3 × 40 प्लस फॉस्फोरस एक यहाँ है लेकिन बाहर 2 है तो टोटल 2 फॉस्फोरस है। 2 × 31, 4 है अंदर लेकिन बाहर 2 है तो टोटल 8 है। 8 × 16 ये अगर हम सॉल्व करेंगे ठीक है, ऐसे सिंपल लगने के लिए थोड़ा, ये आएगा 310। अब कितना कैल्शियम है? 3 एटम्स कैल्शियम है, सो 3 × 40 डिवाइडेड बाई 310 ये देगा परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, ये आएगा अराउंड 38.71%। ठीक है। सिमिलरली अगर हम फास्फोरस का देखें, 2 एटम्स है, ईच का एक हर मास इतना है तो 310 × 100 ये देगा मेरे को परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, जो कि मेरे को आ रहा है अराउंड 20 के करीब आएगा ये, क्योंकि 10 जीरो ठीक है। और फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने 8 हैं, राइट। सो 8 × 16 डिवाइडेड बाई 310 × 100 और ये डेसिमल में आएगा, क्लियरली दिख रहा है 16 8 और ये आएगा 41 इश आएगा, 2.9 41 2.9 है एग्जैक्ट वैल्यू इसकी। ठीक है। 28th क्वेश्चन अगर हम देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं अभी। 28th क्वेश्चन रिएक्शन क्वेश्चन है, तो हर रिएक्शन क्वेश्चन में पहले क्या करिए, पहले रिएक्शन लिख दीजिए। ऑलराइट, तो ये रिएक्शन है 2N2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2N2O। प्रिपरेशन मेथड है, याद पढ़ोगे बाद में पी ब्लॉक में, अगर पी ब्लॉक पढ़ानी है अभी तक। ठीक है। डाई नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विथ, अब यहां देखो यहां कितना बोला है, यहां पर बोल रहा है हमने 45.4 लीटर यहां रखा है, यहां पर हमने बोला है 22.7 लीटर रखा है, और यहां पर ये बोल रहा है 45.4 लीटर बना है। तो ये कौन सा लॉ है, बेसिकली वो हमें ये पूछ रहा है, राइट। अब अगर हम देखें इस चीज को डबल करेंगे, राइट, अलग पेन से लिखता हूं, अगर मैं इसको टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करूं ये आएगा, टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करूं ये आएगा, तो देख सकते हो 2:1:2 का रेशियो में बना है, मतलब 2N2 एक उसके O2 से रिएक्ट होके 2N2O बना रहे हैं, राइट। और ये क्या है, होल नंबर रेशियोज है, राइट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, गैसेस के बीच में काम कर रहे हैं। इक्वेशन में अगर हम देखें गैसेस है, N2 गैस है, O2 गैस है, N2 भी गैस है, तो यहाँ पर हमारा जो लॉ गैसेस के रिलेटेड यूज हुआ है वो है हमारा गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है, जो भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में वो गैसेस कंबाइन होते हैं तो वो एक फिक्स्ड होल नंबर के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। जैसे कि ये, क्योंकि हमारे 2:1:1 ये होल नंबर्स है और सिंपल है, मतलब इससे आगे ये रेड्यूस नहीं हो सकते क्योंकि ये इस उसमें फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए ये हमारे फॉर्म हो रहे हैं, गे-लुसाक लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक है। स्टेटमेंट अगर मैं देखना चाहूं तो फिर बेसिकली इसका स्टेटमेंट ये है, गैसेस प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन combine in a simple whole number ratio, fixed नहीं आएगा, in a simple whole number ratio, in a fixed simple whole number ratio, है ना। इस fixed simple whole number ratio, बट वो क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है। तो ये हमने आज कर दिए हैं 28 क्वेश्चंस आपके। ठीक है। टोटल आपके किताब में 45 क्वेश्चंस है, तो हमारे पास लगभग कितने 17-18 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो ये हम ले लेंगे अगले क्लास में, जो बचे हुए 17 क्वेश्चंस हैं। बीच में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जो कि था 18th वाला क्वेश्चन और 19th वाला क्वेश्चन,
इसके आंसर बता दिए थे मैंने आपको, लेकिन ये मैंने आपको होमवर्क में इसीलिए दिया क्योंकि ये मॉडल के सवाल हमने बहुत स्टार्टिंग में सिंगल ऑप्शन में करे थे, ठीक है। तो प्लीज इनको सॉल्व कर लेना। ओके एवरीबॉडी, चलिए फिर।